Hello students, today we are going to learn about a new topic for class 11th, that is calculation of equivalent mass. ये टॉपिक आपके लिए नया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन सिखाया था और मैंने आपको सिखाया था इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास और कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। लेकिन आज आपको मैं एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो आप अच्छे से समझिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास हम मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट को नोट डाउन कर लें। इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कैसा है। अब कंपाउंड एसिड भी हो सकता है, कंपाउंड बेस भी हो सकता है, कंपाउंड सॉल्ट भी हो सकता है कंपाउंड हो ही नहीं, सिर्फ एटम हो, और हो सकता है एटम भी नहीं हो और क्या हो, आयन हो। तो हम इक्विवेलेंट मास सभी कैटेगरीज में निकालना सीखेंगे, एसिड में, बेस में, सॉल्ट में, एटम में और आयन में। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे एसिड का। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो बेटा, आपको लास्ट लेक्चर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो यहाँ भी हेल्प करेगा। तो एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब ये क्या चीज हो गई, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी? तो यहां पे बेसिसिटी रिफर करती है, बेसिसिटी रिफर करती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। सुने ध्यान से, यहां बेसिसिटी रिफर करती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन को। किसी भी एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए और कितने H प्लस आयन वो रिप्लेस कर सकता है, ये उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। अब आप बोलोगे यार सर नाम एसिड है और यहाँ लिख रहे हो बेसिसिटी, तो बेटा क्या है कि अगर आप H प्लस आयन रिप्लेस करते जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती है। तो बेसिसिटी का बढ़ना मतलब, इसको समझे, बेसिसिटी का बढ़ना मतलब H प्लस आयन का रिप्लेस होना। तो जितने H प्लस आयन रिप्लेस होते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ते जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें मॉलिक्यूलर मास का। 1 into 2 32, 34, 16 into 4 64, मिला के कितना हो गया 98। ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्या हो गया ये, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसमें H प्लस आयन कितने हैं, 2। तो 2 से डिवाइड किया तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 49। तो 98 इसका मॉलिक्यूलर मास था, तो 49 क्या है इसका इक्विवेलेंट मास। तो क्या ये हमेशा डिफरेंट हो गए? नहीं, सेम भी हो सकते हैं। एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। हमने लिया HCl, हाइड्रोजन 1 35.5 मिला के कितना हुआ, 36.5। इसमें H प्लस कितना है, 1, कितना आया 36.5। अगर आप इसको देखें तो यहाँ क्या कंसेप्ट सीखेंगे कि यहाँ तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है और इक्विवेलेंट मास भी कैसा है, सेम है। नेक्स्ट देखें हम इसके अंदर H2SO4 और HCl के बाद देखें फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं H3PO4। इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है, कैलकुलेट कर ले 3 31, फॉस्फोरस का 34, 16 into 4 64, 34 98, कितने H प्लस है 3, कितना आएगा 32.6। तो आपने ये देखा है कि समटाइम्स मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास डिफरेंट होते हैं और कभी जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड में। तो ऐसे हम किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट
मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास, देखो फिर काम आया आपको, ऑफ बेस इस बार डिवाइड कर देंगे किससे? एसिडिटी से। देखें पिछली बार हमने डिवाइड किससे कर दिया था? बेसिसिटी से। इस बार हम डिवाइड कर देंगे किससे? एसिडिटी से। तो यहाँ पे एसिडिटी क्या बिलोंग करेगा? तो यहाँ एसिडिटी का मतलब है, बेसिसिटी का मतलब क्या सिखाया था? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आया, तो एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ एसिडिटी का मतलब इससे होता है। इसको भी एग्जांपल समझे, क्या ये दोनों सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? तो एग्जांपल समझा देगा। अगर हम एग्जांपल ले पहला NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40, इसमें OH कितने हैं? 1, तो आंसर कितना हो गया? 40। ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों कैसा है? सेम। लेकिन हमेशा सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मास निकाले, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, और ये कितना हो गया? 2 मिला के कितना हो जाएगा? 18, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो कैल्शियम मतलब कितना हो गया? 40, ऑक्सीजन का 16 होता है, 34 मिला के कितना हो गया? 74, OH कितना है यहाँ पे? 2, कितना आ गया? 37। तो मॉलिक्यूलर मास 74 है, लेकिन इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 37, मगर सेम नहीं है। अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास देखें, इसमें एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना है? 1, 16 और 1 कितना हो गया? 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 51, 51 और 27 कितना हो गया? 78, 78, OH कितने? 3, तो आ जाएगा 26। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट मास किसका निकाल सकते हैं? बेस का। मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, यहाँ बेसिसिटी की जगह एसिडिटी कर दो, और H प्लस की जगह क्या कर दो? OH माइनस आयन कर दो। अब हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे सॉल्ट का। इक्विवेलेंट मास में सबसे इंपॉर्टेंट एसिड बेस, और सॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट ही होता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, यहां भी आपको हेल्प करता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्ट का, डिवाइडेड बाय, सॉल्ट किससे बनते हैं बेटा? केटायन और एनायन से, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन, या तो केटायन का देख लो, या बेटा किसका देख लो? एनायन का देख लो। टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, या तो केटायन का चार्ज देख लो या फिर एनायन का चार्ज देख लो, दोनों आ सकता है। तो ये बराबर हो गया आपका टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखें, एक एग्जांपल हमने आपको सिखाया NaCl का। अब चार्जेस भी हम आपको सिखा चुके हैं, Na पे एक प्लस है और एक Cl पे एक माइनस, क्योंकि देखो सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। चार्ज आप केटायन का देखो या एनायन का देखो, सेम ही आएगा। तो इसका मास आया है 58.5, 23 और 30.5 के। इसका एक प्लस है और इसका एक माइनस है, कोई सा भी चार्ज एक ले लो, एक ही लेना बेटा। 58.5 आ गया, बराबर हो गया। चलो अगला एग्जांपल देख लो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये 23 इंटू 2 कितना हुआ बेटा? 46, 46 और 32 कितना हुआ? 78 और 64 कितना हो जाएगा? 142। अब यहाँ देखें, Na पे प्लस है और सल्फेट पे 2 माइनस है। अब बोलोगे अलग, अरे नहीं, एक Na पे एक प्लस है तो 2 Na पे कितने हो गए? 2 प्लस, और सल्फेट पे भी कितने माइनस है? 2 माइनस, कोई सा भी चार्ज उठा लो 2, तो कितना आंसर आया? 71। तो बराबर आया आपका आंसर। अगला एग्जांपल देखें, Na3P, ठीक है बिल्कुल चलने दो। सोडियम का मास 23, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है बेटा? बोलो जल्दी। 69। फॉस्फोरस कितना है? 31, दोनों मिलाया तो कितना हो गया? जल्दी बोलो फटाफट। 100, तो ये हो गया आपका 100।
ठीक है, सॉल्व करें, Na पे प्लस, इस पे 3 माइनस, अरे नहीं, एक Na पे एक प्लस है तो 3 Na पे 3 प्लस, 3 माइनस 3 प्लस डिवाइडेड बाय 3 कितना है 33.3। चलना दो, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, बेस्ट बहुत बच्चों एग्जामिनेशन में आता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना आएगा, एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 2 कितना हुआ 54 प्लस 32 इंटू 3 कितना हुआ 96 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 12। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग एल्यूमिनियम सल्फेट का मास 342 आएगा। तो 342 मास आ गया। अब चार्ज की देखिए, एल्यूमिनियम पे 3 है और इस पे कितना है -2। तो मेरी बात सुने आप ध्यान से, एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3 लेकिन एल्यूमिनियम कितने 2, टोटल चार्ज कितना हो गया 6। सल्फेट पे कितना है -2 लेकिन सल्फेट कितने 3, टोटल कितने हो गए 6। फिर से देखिए, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3 प्लस एल्यूमिनियम कितने 2, टोटल कितने हो गए 6। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है -2, सल्फेट कितने 3, ये भी टोटल कितने हो गए 6। तो बस आप 6 के फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें। जैसे आप इसको 6 के फैक्टर से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 57। कितना आंसर आ जाएगा 57, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन था किसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का। क्या सीखा यहाँ पे कि सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और केटायन और एनायन के जो टोटल चार्ज है, या तो केटायन या फिर एनायन, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्योंकि सॉल्ट क्या है, केटायन और एनायन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये थे हमारे इक्विवेलेंट मास कंपाउंड के, एसिड बेस सॉल्ट। अगर मान लो कंपाउंड में स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एटम के फॉर्म में। तो एटम का इक्विवेलेंट मास भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखें, इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम, तो एटॉमिक मास, यहाँ पे एटम है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आप सब लोग 10th में पढ़ के आ रहे हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो यहाँ हम उसकी वैलेंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी है, देखिए कैसे। हाइड्रोजन है जैसे, उसका एटॉमिक मास 1, उसकी वैलेंसी 1, आंसर कितना है 1। ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास 16 है, उसकी वैलेंसी कितनी 2, तो आंसर कितना है 8 है। कार्बन है, उसका एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है, उसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो आंसर कितना है 3 है। नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास 14 है, वैलेंसी कितनी है 3 है, तो 4 3 12.2, 4.6 आया। तो हम किसी भी एटम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसकी क्या पता है, वैलेंसी। ऐसे हम किसी भी एटम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंपाउंड के बाद एटम का इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, अगर स्पीशीज एटॉमिक भी नहीं है तो फाइनल हमारे पास ऑप्शन बचता है कि स्पीशीज आयनिक होती है। तो अब हम इक्विवेलेंट मास किसका निकालेंगे, आयंस का निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, आयन का अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालने जाएं, ध्यान सुने, आयंस का अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालने जाएं तो यहाँ ना हमें एटॉमिक मास लगेगा ना मॉलिक्यूलर मास लगेगा। आयन के मास को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। सुन ले, कंपाउंड के मास को क्या बोला हमने, मॉलिक्यूलर मास। एटम के मास को हमने क्या बोला, एटॉमिक मास। तो आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसे बोलते हैं हम फॉर्मूला मास। तो आयनिक कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला मास है डिवाइडेड बाय उसके ऊपर जितना चार्ज है, चार्ज ऑन आयन, जो भी उसके ऊपर टोटल चार्ज है, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। Cl नेगेटिव, क्लोरीन कितना 35.5, कितना चार्ज है 1, आंसर कितना आया 35.5। सल्फर 30, कितना चार्ज है 2, कितना है 16। अमोनियम आयन कितना मास है 14 4 18, कितना चार्ज है 1, आंसर कितना आया 18।
सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव कितना है 32 64 96 कितना चार्ज है 2 तो कितना जाएगा ये 48। फॉस्फेट आयन कितना है 31 64 95 कितने से डिवाइड होगा 3 से 31.6। कैल्शियम आयन कितना है ये कैल्शियम कितना है 40 कितने से डिवाइड किया 2 से कितना आंसर आएगा 20। एल्यूमिनियम आयन कितना है 27 कितना चार्ज है 3 डिवाइड किया तो कितना आया 9। तो ऐसे हम किसी भी आयंस का या आयनिक स्पीशीज का है ना किसी भी आयन का या फिर आयनिक स्पीशीज का क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। तो हम कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं उसमें एसिड का निकाल सकते हैं बेस का निकाल सकते हैं सॉल्ट का निकाल सकते हैं एटम का निकाल सकते हैं और इवन हम आयंस का भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कंबाइंड क्वेश्चन की कि कैसे इक्विवेलेंट मास हम स्पीशीज का डिटरमाइन करें। हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्विवेलेंट मास किस पर डिपेंड करता है नेचर पे। तो कोई आपको एग्जाम में नहीं बताएगा नेचर कैसा है कि एसिड है बेस है सॉल्ट है एटम है आयन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे निकालना है देखिए कुछ स्पीशीज लिखते जा रहा हूं मैं देखते जाएं आप। Sixth is aluminum chloride, seventh is silicon, eighth is fluorine, ninth is nitrate and 10th is sulfite। तो अब हम इन सारे कंपाउंड्स के एसिड बेस सॉल्ट और कुछ एटम और आयंस के इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कार्बोनिक एसिड है H2CO3 इसका मॉलिक्यूलर मास 62 होता है H प्लस आयन कितने 2 से उड़ाया तो आंसर कितना आया 31। एसिडिक एसिड में बच्चे बहुत गलती करते हैं बोलते हैं सर हाइड्रोजन 4 है 4 से डिवाइड करेंगे गलत। एसिडिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है बेटा हमें मतलब है H प्लस आयन से। तो ये टूटेगा और एक ही H प्लस आयन देगा। तो हाइड्रोजन वही काउंट करना है जो आयनाइज हो H प्लस आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 ही है तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। यहाँ अब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे OH है तो बेस है मॉलिक्यूलर मास इसका 56 है 17 × 3 51 107 इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो लगभग आंसर आ जाएगा इसका 3 3 जा 9 1 17 15 2 6 35.6। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे मैग्नीशियम का मास होता है 24 ऑक्सीजन 16 और 17 34 और 24 कितना हो जाएगा 58। कितने से डिवाइड करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना जाएगा 29। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना हो जाएगा 100 और उसमें चार्ज कितना है +2 और -2 2 से उड़ा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है। एल्यूमिनियम का मास कितना आता है 27 और क्लोरीन का मास हो गया 35.5 को 2 सा करे तो 71 होता है 3 सा करे तो 106.5 होता है। 106 और एल्यूमिनियम मिला दे 27 तो 133.5 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम का भी चार्ज 3+ है क्लोरीन पर -1 है क्लोरीन 3 है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा चेक कर लें। इसका आंसर लगभग आएगा 3 4 जा 12 13 3 4 जा 12 13 और 3 4 जा 44.4 के समथिंग आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट आंसर अगर हम देखें सिलिकॉन एटम है। सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना आता है 28 कितनी वैलेंसी है 4 कितना आंसर आएगा 7 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें हम फ्लोरीन की अगर हम बात करें
फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 19, 1 से उड़ा दे तो आंसर कितना आएगा 19 आएगा। नेक्स्ट देखें हम नाइट्रेट आयन आयन है, इसका मास निकाल लें 14 और ये कितना हो गया 16 इंटू 3 48 और 14 कितना हो जाएगा 62, एक से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा 62 आएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का अगर हम देखें तो 32 और 48 कितना जाएगा 80, 2 का 4 जो आंसर उड़ा दे तो कितना आएगा 40 आंसर आएगा। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, एटम का, आयन का। तो आज हमने इक्विवेलेंट मास निकाले एसिड, बेस, सॉल्ट, एटम और आयन के। I hope that you like this video. Please like it and subscribe it. Thank you. Stay home, stay safe.